नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शाश्वत मिश्रा। उत्तर प्रदेश की सियासी पिच तैयार है। पार्टियां अपना दमखम तैयार दिखाने को भी तैयार हैं। रोज़ाना रैलियां होती हैं अलग अलग पार्टीज़ की, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो। सभी अपना दमखम दिखाने को तैयार हैं और सभी को ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में उनकी ही सरकार बन रही है। हमारे साथ पूर्व नौकरशाह और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर अनीश अंसारी जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में इनका एक अलग अनुभव है, अलग तजुर्बा है। हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस तरफ किसका रुख चल रहा है। सर, पहला सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में विधानसभा चुनाव जैसे आने वाले हैं, जी। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? आप किसे आपको लगता है कि आना चाहिए? मुझे लग रहा है कि बीजेपी का पाला बहुत ही नीचे चला गया है। बीजेपी ने जितने भी वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, उसमें एक आध जो धर्म से मुतालिक उसको छोड़ दें, तो बाकी जो ब्रेड एंड बटर के मामले होते हैं, रोज़ी के, एम्प्लॉयमेंट के, लॉ एंड ऑर्डर के, महिलाओं के प्रोटेक्शन के, रोज़गार के, इनमें बहुत ही नाकाम रही है। ख़ास तौर से कोविड के हैंडल करने में सेकेंड फेज़ में बहुत ही कमी रही। तमाम जानें गईं और गैस की ऑक्सीजन गैस की कमी के सबब तमाम लोग मरे, बेड्स नहीं थे। और कुछ लोगों ने जब इशारा भी किया कि ऑक्सीजन की गैस की कमी है तो उनके ख़िलाफ़ स्टेट गवर्नमेंट ने मुकदमे चलाए। तो ये बिल्कुल जुल्म पर जुल्म वाली बात है। एक तो उनके ऊपर दैवीय आपदा आई हुई, ऊपर से मिसमैनेजमेंट। तो इस वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी हारेगी। अब इनके पास, मैं बिल्कुल डेफिनेट हूँ कि बीजेपी हारेगी, मतलब उसमें कोई शुबा नहीं कि बीजेपी इज़ गोइंग आउट ऑफ द सीन है 2022 में। अब आएगा कौन, इस पे मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का इस वक्त सबसे बड़ी सपोर्ट है। समाजवादी अपनी इम्प्रूव करेगी पिछले इलेक्शन के मुकाबले में, और कांग्रेस पार्टी, उसमें प्रियंका जी बहुत मेहनत कर रही हैं। ख़ास तौर से उन्होंने जो ये कोशिश की है कि यूपी की पॉलिटिक्स जो बहुत ज़माने से मज़हब और ज़ात बिरादरी के एक्सेस पर चलती थी, उसको बदल दें। तो उन्होंने जो इस वक्त 14 प्रतिज्ञाएँ रखी हैं, कमिटमेंट्स, उनमें एक भी इशू ऐसा नहीं जिसमें मज़हब या धर्म का कोई इशू हो। मसलन कि 40% लड़कियों को हम नौकरियां देंगे, 100 नौकरियां होंगी तो 40% लड़कियों को मिलेगी। सर, प्रियंका जी काफ़ी दौरे कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, पिछले कई महीनों से जुटी हुई हैं। कांग्रेस का जो संगठन है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन एक सवाल अब भी रह जाता है। उन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट भी की कि हम चुनावों में 40% महिलाओं को टिकट देंगे। जी। तो ऐसे में ये देखने को मिलता है, क्या उत्तर प्रदेश में जो कि अभी कांग्रेस पार्टी के 7 विधायक हैं, उस 7 विधायकों से 203 तक का सफर कैसे तय होगा? क्या इस बार तय हो सकता है? हालांकि आपने कहा समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन इस बार अगर नहीं तय हो सकता, क्या 10 साल बाद भी हम कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में वापसी करते हुए देख सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि 2022 के इलेक्शन में प्रियंका जी की कोशिशों की वजह से और उनकी टीम की कोशिशों की वजह से कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस पिछले इलेक्शन के मुकाबले में, जिनका आपने जिक्र किया, 7, बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी। लेकिन हम ये नहीं समझते कि कांग्रेस पार्टी 2022 में गवर्नमेंट बना सकेगी। इस पे तो मुझे लगता है कि अभी तक, अब आगे चल के अभी तो कई महीने हैं, तो पॉलिटिकल सीन बहुत जल्दी बदल भी जाता है। अगर इसी रफ्तार से काम होता रहा कांग्रेस पार्टी में, तो ये भी हो सकता है कि वो नंबर 1 फाइट पे आ जाए। लेकिन अभी हम लोग समाजवादी से पीछे हैं। समाजवादी का मैंडेट बड़ा है, उनका एरिया बड़ा है, और उसकी वजह बेसिकली है कि समाजवादी ने जैसा कि उनका नाम है, उन्होंने ओबीसीज़ को बहुत अपने साथ रखा हुआ है। जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग में हिंदुओं में भी है, मुसलमान में भी, सिखों में, तो उनको अपने साथ रखा हुआ है। और उनकी यूपी में बड़ी आबादी, 56% आबादी है ओबीसीज़ की यूपी में। हर 100 यूपी वालों में 56 लोग ओबीसीज़ के हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस। उस 56 में एक चौथाई मुसलमान ओबीसीज़ भी हैं। यानी पूरे यूपी की पॉलिटिक्स में, के पॉपुलेशन में 14% मुसलमान हैं और 42% हिंदू ओबीसीज़, और हिंदू, सिख और दूसरी कम्युनिटी के, क्रिश्चियन में भी है, वो ओबीसी है। तो ओबीसी के ऊपर जिस पार्टी का कब्जा हो जाएगा, उसी की गवर्नमेंट बन सकती है।
मुझे ऐसा लगता है कि 2022 में कोalition की नौबत आ सकती है। समाजवादी पार्टी बजाते खुद ना बनाने पाए, उस वक्त फिर कांग्रेस पार्टी का रोल बहुत ही क्रूशल हो जाएगा, क्योंकि फिर कांग्रेस, मुझे अभी भी लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जितनी इनरोड्स की हैं प्रियंका जी की सदारत में, उनके लीडरशिप में, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी इमर्ज हो रही है कि उनके बिना शायद 2022 की गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी ना बनाने पाए। मायावती जी का ग्राफ गिरेगा। मायावती जी के बारे में उनके जो इंटेलेक्चुअल तबका है, उनका जो सपोर्टर था, जैसे बाम सेफ के लोग हैं या और जो पढ़े लिखे लोग थे, वो थोड़े से उनसे इसलिए नाउम्मीद हुए हैं कि उन्होंने आरएसएस और बीजेपी की के साथ एक तरीके का हिडन समझौता सा कर रखा है। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को लगेगा कि वो गिर रही है और नंबर उनके कम आगे गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, तो हो सकता है वो मायावती जी को चीफ मिनिस्टर बना दे और बाहर से सपोर्ट करें। एक बार ऐसा हो चुका है, तो इसमें कोई अजूबा नहीं कि ऐसा हो, लेकिन मुझे लगता है ये दूर का गेम है। मायावती जी को बहुत लॉस होगा 2022 के इलेक्शन में। सर, मैं एक क्वेश्चन पे तो बाद में आऊँगा कि हाँ, उत्तर प्रदेश में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं आपके अनुमान, लेकिन आज एक दृश्य देखने को मिला सहारनपुर में। आपने अभी एक बात कही कि पॉलिटिक्स में कुछ भी कभी भी संभव है। तो एक दृश्य अभी आज अमित शाह रैली कर रहे थे सहारनपुर में, और वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सबसे पहली पंक्ति में पाए गए थे। तो मंच से अमित शाह ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया। क्या ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय कहीं ना कहीं बीजेपी से प्रभावित है? 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में, मोदी जी के इलेक्शन में, पूरे हिंदुस्तान में टोटल 9% मुसलमानों ने, जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनके 9% मुसलमानों ने उनको सपोर्ट किया था। तो धीरे धीरे ऐसा तो लग रहा है कि मुसलमानों में बीजेपी की बढ़त हो रही है, लेकिन इस मर्तबा इसलिए नहीं होगी कि एक तो ये स्टेट का इलेक्शन है, मोदी जी कोई डायरेक्ट इसमें नहीं है, और योगी जी का जो इमेज है वो बहुत ही निगेटिव है मुसलमानों के जहन में। उनके बहुत पिछले बयानात हैं, जिसमें एक में ये तक कह दिया था कि मुसलमान लड़कियों को कब्र से खोद के और उनको रेप करो। अब उस तरह के नाशाइस्ता और नादिबा बयान अगर आपने दे रखे हैं, तो ज़ाहिर है मुसलमानों में या हिंदुओं में भी जो समझदार तबका उसको पसंद नहीं करता ऐसी बातों को। तो यूपी में तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, बल्कि मुझे लग रहा है कि मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा जो अभी तक कांग्रेस पार्टी में से भागा रहता था, वो शायद आ जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ। और समाजवादी के साथ तो ज़्यादातर मुसलमान पहले से हैं, जब से बाबरी मस्जिद का हादसा हुआ है 1992 से, तब से मुसलमानों के जहन में आमतौर से ये बात चली गई कि उस वक्त की नरसिम्हा राव सरकार ने ज़्यादा अच्छे से पकड़ा होता मामले को, तो मस्जिद ना गिरती, या मस्जिद गिर गई तो कम से कम वहाँ टेम्प्रेरी मंदिर नहीं बनता। तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान मुसलमानों के हट जाने की वजह से बहुत हुआ है। उसके सबब हम लोग 30 साल से आउट ऑफ पावर है, कांग्रेस पार्टी आउट ऑफ पावर है। तो जय श्री राम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जय श्री राम तो एक्चुअली कहने में मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं होगी। रामचंद्र जी के बारे में अक़ीदत के जज्बात, हम उनको खुदा नहीं मानते, क्योंकि मुसलमान की हैसियत से हम एक खुदा के अलावा जिसने सारी दुनिया को पैदा किया, जिसमें रामचंद्र जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं और बाकी सारे पैगंबर रसूल, तो हम लोग क्रिएटर और क्रिएटेड के बीच में फ़र्क रखते हैं। हम कहते हैं कि जो क्रिएटर है बस वही पूजनीय है और बाकी सब लोग उनके दूत हैं। तो रामचंद्र जी हो, कृष्णचंद्र, इनकी तरफ अक़ीदत की भावना तो मुसलमान में बहुत है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की एक बहुत अच्छी नज़्म है जिसमें उन्होंने उनको इमाम हिंद कहा है, यानी लीडर ऑफ इंडिया। तो जय श्री राम कहने में कोई ख़राबी नहीं। जय श्री राम को जो पॉलिटिकलाइजेशन किया है आरएसएस और बीजेपी ने, कि ये मान लिया कि जय श्री राम कोई जंग का नारा है जिससे मुसलमानों पर और दलितों पर और उन पर हमला करना है, उसकी वजह से मुसलमान बचते हैं। और जहाँ तक भारत माता की जय, वो तो और भी ज़्यादा आसान है। भाई भारत माता की जय का लफ्ज़ी मतलब ये होता है कि इंडिया जो है, लॉन्ग लिव इंडिया। भारत माता, चूँकि हिंदुओं का जो जहन है, हिंदुओं का जो फिलासफिकल माइंड है, वो सिम्बॉलिज्म को बहुत एक्सेप्ट करता है, हर चीज़ का सिंबल है। इसीलिए उन्होंने एक ब्रह्म कह के भी, सारे हिंदू, ज़्यादातर हिंदू मानते हैं कि ब्रह्म एक है, पैदा करने वाले एक है, लेकिन उसके अवतार उन्होंने बहुत से कर लिए। कोई ख़जाने का इंचार्ज है, कोई रिवर का इंचार्ज है, कोई बादलों का इंचार्ज है। तो सिम्बॉलिज्म हिंदुज़म बहुत है। तो हिंदुज़म ने भारत माता का जो लफ्ज़ दिया वो एक्चुअली सिम्बॉलिज्म है, इंडिया के लिए कहते हैं। नेहरू जी ने एक मरतबा कहा था आज़ादी से पहले, एक मजमे को ख़िताब करते हुए, गांव वालों से पूछा था जब तुम लोग भारत माता की जय कहते हो तो उसका मतलब क्या है, तो चुप हो गए। तो नेहरू जी ने कहा, देखो भारत माता कोई 2 हाथ और मुकुट वाली कोई लेडी नहीं है, कोई देवी नहीं है। तुम और हम और बाकी लोग जो हिंदुस्तान के शहरी हैं, नागरिक हैं, वो भारत माता है। तो ये तो हमारा इस्लाम के
मानने वालों के हैसियत से हमारे मज़हब का हिस्सा है कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उससे मोहब्बत करें। हमारे ये कहा गया है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना आधे ईमान के बराबर है। यानी आधे में बाकी सारी पूजा पाठ और नमाज और हज, और आधे में ये कि अपने मुल्क से मोहब्बत करें। तो एक मुसलमान की हैसियत से ये अ, बिल्कुल मुश्किल चीज़ नहीं कि हम भारत माता की जय का नारा लगाएं। तो जिन लोगों ने लगाया वो अच्छा किया, कोई इसमें गलती नहीं है। सर, वो आखिरी आखिरी सवाल है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कहाँ पाते हैं, समाजवादी पार्टी को कितनी सीटों पे पाते हैं, और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को, और ओवैसी भी चुनाव लड़ रहे हैं अब की बार उत्तर प्रदेश में, तो उनको भी कहाँ पा रहे हैं आप? देखिए, बीजेपी लूज़ करेगी। बीजेपी 200, हाँ 200 वाले आंकड़े को पार नहीं करेगी। कितनी आएगी ये तो बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए फिर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज एनालिसिस ज़रूरी होती है। ऐसे अंदाज़ा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन मेजॉरिटी नहीं आएगी। मेजॉरिटी ना आने की वजह से हंग पार्लियामेंट हो, हाँ हंग असेंबली होगी। हंग असेंबली में जो समाजवादी है उसको अभी फ़ायदा है। समाजवादी चाहे अकेले ना बनाने पाए गवर्नमेंट, लेकिन समाजवादी किसी और पार्टी से मदद ले सकती है। तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस से या किसी और पार्टी से मदद मिल जाएगी उनको। तो अगर मदद मिल जाती है उनको तो वो गवर्नमेंट बना लेंगे। तो बीजेपी तो आउट है। अब ओवैसी साहब का फैक्टर ऐसा है कि और स्टेट में हम लोग दे चुके हैं, ममता बनर्जी ने उनको बहुत बुरी तरह से परास्त किया। मगर उनका हक है, एज इंडियन सिटीजन हर आदमी का हक है कि वो पार्टी बने और लड़े। वो भी आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। बस मेरी उनसे एक दरख्वास्त है कि अगर हिंदुस्तान का फ़ायदा करना है सारी कम्युनिटीज़ का, उसमें मुसलमान भी हिंदू भी, तो इंडिया को मज़हब और ज़ात बरादरी के पॉलिटिक्स से जितना ज़्यादा आप अलग ले जाएंगे, जितना उनको डीलिंग कर देंगे, उतना इस मुल्क का फ़ायदा होगा। मेरी नज़र में कोई भी शख्स, चाहे वैसी साहब हो या कोई योगी जी हो या कोई भी हो, अगर वो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स कर रहा है या छोटी ज़ात बड़ी ज़ात की पॉलिटिक्स कर रहा है, तो डायरेक्टली भारत माता का नुकसान कर रहा है। हिंदुस्तान को महफूज, इसको आप पड़ोस में देखिए, पाकिस्तान में कम्युनल पॉलिटिक्स वजह से वहाँ पर कितनी इन्हीं मस्जिदों में, दरगाहों में, इमाम बाड़ों में बम फेंके जा रहे हैं। खुदा का शुक्र है हिंदुस्तान में अभी ये नौबत ज़्यादा नहीं आई। नेपाल में देखिए कैसे वहाँ पर जंग हुई, सिविल वार। श्रीलंका में 20 साल से ज़्यादा तक सिविल वार होती रही मज़हब की वजह से। सिंगलीस कौन है, तमिल कौन है। म्यांमार में अभी भी चल रहा है फौजी शासन। तो जितना हमारा पड़ोस है, बांग्लादेश में भी वहाँ जमात इस्लामी के लोग सर उठा रहे हैं, और जो स्टेट राज उसके लैंग्वेज की बुनियाद पर बनी थी, वहाँ लैंग्वेज को छेद करके उसमें वो रिलीजन के उनसे लाने की कोशिश करें। जिस जिस मुल्क में हमारे पड़ोस में मज़हब और छोटी जात बड़ी जात के झगड़े पे काम हुआ है, वहाँ उनको नुकसान हुआ है। हमारे मुल्क को भी नुकसान होगा अगर हम लोग रिलीजन और कास्ट की पॉलिटिक्स को नहीं छोड़ेंगे। मैं ये कहते हुए बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि प्रियंका जी ने कांग्रेस पार्टी के लीडर की हैसियत से अपने मैनिफेस्टो में अभी तक जो 14 प्रतिज्ञाएँ हैं, उसमें कोई रिलीजन का कहीं जिक्र नहीं, ना किसी कास्ट का जिक्र। सारी चीज़ें न्यूट्रल टू रिलीजन एंड कास्ट है। और मैं अपील करता हूँ सारे शहरियों से कि इस नई हवा को के साथ शामिल हों। देखिए क्या कह रही हूँ, वो कह रही हैं कि हम नौजवानों को, लड़कियों को स्कूटी देंगे जो ग्रेजुएशन कर रही हैं, जो इंटरमीडिएट पास कर चुकी हैं उनको सेल फोन टेलीफोन देंगे, जो जो लोग विक्टिम हो गए हैं कोविड के उनके यहाँ 25-25 हज़ार रुपये की ग्रांट दी जाएगी। 20 लाख जॉब देंगे, उसमें से 12 लाख पहले से मौजूद हैं, खाली पड़े हुए हैं, और 8 लाख वो नए जॉब क्रिएट करने की बात करेंगे 5 साल में। तो 20 लाख जॉब देंगे, तो उससे नौजवानों का फ़ायदा होगा, सभी कम्युनिटीज़ के। जितने वादे उन्होंने किए 14, वो सब न्यूट्रल टू रिलीजन और पॉलिटिक्स है, रिलीजन एंड कास्ट है। मैं समझता हूँ ये फ्रेश हवा है, और इसको सारे लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ ये थे पूर्व नौकरशाह अनीस अंसारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश की सियासत को अब मज़हब और जाति से ऊपर उठना होगा, तभी इस प्रदेश का फ़ायदा हो सकता है, आम आदमियों का फ़ायदा हो सकता है, उनको लाभ पहुंच सकता है। और समाजवादी पार्टी की सत्ता को ये आ, अनीस अंसारी जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन सकती है। कैमरामैन आशीष जायसवाल के साथ शाश्वत मिश्रा, न्यूज़ ट्रैक लखनऊ।